क्लास 11th एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.3। कलम ने स्टार्ट किया था, सॉरी कलम ने 2.2 को कंप्लीट किया था, हमारे से 2.3। बट इससे पहले इसका कुछ बेसिक है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो बेसिक में सबसे पहली जो उसकी डेफिनेशन है वो है फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है, मान लो f a and b are two non-empty set, तो f is a function from a to b, f is a function from a to b if every element of set a, if every element of set a has unique image in set b, then f is called a function। तो बेटा डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं सिंपल आपको लिखवा देता हूं। लेट a and b, देखो डेफिनेशन की रहेगी, लेट a and b are two non-empty set, are two non-empty set, let a and b are two non-empty sets, then a rule f, then a rule f which assign या which associates each value of set a, each element of a, each element of a with unique element of b, with unique element of set b, ठीक है, of set b is called a mapping or function, is called a mapping or function from a to b। ठीक है बेटा, वही बात है मैंने कहा था कि a सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट b के पास, देन f इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम a to b। अब देखो मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं। देखो फंक्शंस के एग्जांपल्स देता हूं आपको कि कौन सा फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा। देखो ध्यान से, मान लो a सेट a है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, a सेट है ये, इसके पास है 4 5 और 6, f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट a टू सेट b। अब देखो ये a से b जा रहा है, मान लो मैंने 1 को 4 से टेस्ट किया, 2 को 5 से, 3 को 6 से, देन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्योंकि a के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है इन सेट b के ऊपर, तो इसका मतलब f इज फंक्शन, f इज फंक्शन। सेकंड देखो, मान लो एक सेट ये है, एक सेट ये है, 1 2 3 4 5 6, मान लो मैंने इसको इससे अटैच कर दिया, इसको भी इससे अटैच कर दिया, इसको भी इससे अटैच कर दिया, देन f इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। बेटा ये भी क्या है, f इज ए फंक्शन, f इज फंक्शन। यहां पर भी देखो एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, तीनों एलिमेंट किससे अटैच है 5 के साथ, तो यहां पर भी f क्या हो गया, फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये f, ये सेट a, ये सेट b। तीसरा देखिए, मान लो यहां 1 2 3, यहां फिर से एलिमेंट डाल दिया मैंने 4 5 6 7, मान लो तो देखो अगर इसको इससे अटैच कर दिया मैंने,
इसको भी इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया मैंने, और एक एलिमेंट को मैंने खाली रख दिया। देन f इज आल्सो ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये सेट a, ये सेट b, f आल्सो ए फंक्शन, तो f इज ए फंक्शन, f इज फंक्शन। ठीक हो गया, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अच्छा अब देखना, अब मैं आपको एक और देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 को मैंने इससे अटैच कर दिया, 1 को मैंने इससे अटैच कर दिया, 2 को इससे, 3 को इससे, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर जो 1 है ना, उस ए सेट का जो एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेज होगी, 1 4 से भी अटैच और 1 5 से भी। जबकि डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, बट यहाँ पर जो ए सेट का एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेजेस है, तो इसका मतलब f इज नॉट ए फंक्शन, f इज नॉट फंक्शन, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 हैज 2 इमेजेस, सो f इज नॉट ए फंक्शन। तो बेटा ये होता है फंक्शन, ठीक है। अब करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब जो मैं ये बना रहा हूं ना, ए सेट, यहां सेट बी बना रहा हूं, ये f दे रहा हूं, यहां पे कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो इस सेट के एलिमेंट का नाम है डोमेन, और इस सेट के एलिमेंट का नाम है कोडोमेन, और अटैच होने के बाद जो एलिमेंट मिलते हैं उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ फंक्शन में रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसके लिए देखो, जब f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन f इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। जब f मेरा सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक डिफाइन होगा, उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। कुछ भी हो सकता है, देखो f(x) इज इक्वल टू x² + 5x, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। एनी फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मेरी जो फंक्शन की टाइप आती है उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर हमारी बात आती है पॉलिनोमियल फंक्शन की बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जब f इज ए फंक्शन फ्रॉम, जब f(x) कोई भी फंक्शन हो, जब f(x) हो, जैसे मान लो a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, अप टू so on an x की पावर 0, then it is called a polynomial function from a to a. A function is of the form is called a polynomial function of degree n is called polynomial function from a to b, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे हम चलते हैं, देखो where a0 a1 a2 are constant। थर्ड हमारी टाइप्स आती है, पॉलिनोमियल हो गया, रियल वैल्यूड हो गया, उसके बाद है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, देखो रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म f(x) equal to p of x upon में q of x where q of x not equal to 0, then function is called rational function। polynomial upon polynomial is called rational function, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखना ध्यान से। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, बेटा आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं है, मान लो f(x) equal to x आना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और b, जो भी एनी सेट होगा उसको बोलेंगे, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कह दो। मान लो f कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर तक, और f(x) equal to अगर x आता है, कहने का मतलब है हम ए सेट का कोई भी एलिमेंट उठाए और उसकी जो इमेज है वो एंटिटी जानी चाहिए, तो इसको मैं क्या कहूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे मान लो एक सेट, मान लो f(x) f(2) पे वैल्यू 2, f(3) पे वैल्यू 3 और f(x²), तो आंसर भी क्या आना चाहिए x²।
जो इनपुट डालूं वही मेरे पास आउटपुट आ जाए, देन फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे f of y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर डिस्क्राइब हो जाएगी, बेटा देखो ये सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगी 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे बस ये ग्राफ होगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का कि हमने जो इनपुट डाली वही आउटपुट मिल जाए तो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। में कहने एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास फिर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन देखो f इज ए फंक्शन फ्रॉम, अगर a टू b फंक्शन जा रहा है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b वेयर a एंड k नॉन एम्प्टी सेट। और मैं कह दूं अगर f ऑफ x इक्वल टू k वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। एक बात और सुनिए, देखो मैंने जो आइडेंटिटी फंक्शन बताया था उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और उसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। अब हम करें कांस्टेंट फंक्शन की बात। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है, देखो मान लो हमने f(1) पुट किया तो आंसर k आएगा, f(2) पुट किया तो भी आंसर k आएगा, f(3) पुट किया तो भी आंसर k आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो डोमेन हो गई ना, डोमेन वो तो होगी सेट ऑफ रियल नंबर और जो रेंज होगी कांस्टेंट फंक्शन की वो रहेगी k, एनी वन एलिमेंट। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो एक सेट a है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये सेट b है, इसके अंदर मैंने दिया 5, तो 1 भी 5 से, 2 भी 5 से, 3 भी 5 से, सारे के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जब एसोसिएट होंगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन क्या रहेगी, रियल नंबर, और रेंज क्या रहेगी, जो सिंगल, कहने का मतलब ये भी कह सकते हो रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए सिंगलटन सेट। रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए सिंगलटन सेट। उसके बाद हमारे फंक्शन आता है बेटा, देखो मॉडुलस फंक्शन आता है उसके बाद हमारा, सो मॉडुलस फंक्शन या लीनियर फंक्शन भी कह सकते हो। तो लीनियर फंक्शन ले लो पहले से, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन की टाइप ही होती है बस। इसमें क्या करते हैं, f(x) की जो फॉर्म होती है वो ये ले लेते हैं ax + b। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है जिस पोलिनोमियल की, भाई जिस फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाता है बेटा मेरा। ठीक है, जैसे आपने mx + c पर स्ट्रेट लाइन होती है, देखो y = mx + c, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सॉरी लाइन हो गई, y = ax + b की फॉर्म। ठीक है, b इज द y इंटरसेप्ट एंड a इज द स्लोप ऑफ a at x intercept, make an angle। ठीक है, b थीटा, make an angle theta with x axis। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। आप मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हो और एब्सोल्यूट फंक्शन भी कह सकते हो। देखो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट, आपकी चॉइस से कुछ भी बोल दो। देखो इसमें क्या होता है, f(x) जो है वो मोड x की फॉर्म होती है। अच्छा, मॉडुलस x, देखो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 0 है, इसको मैं लिख सकता हूं x - 0। तो इसका मतलब जो मेरा ये फंक्शन है किस पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे। देखो x की वैल्यू लेस देन 0 तो वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल टू 0 तो 0, x वैल्यू लेस देन 0 तो माइनस का x। बड़ा देखो हम क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव। और बनती कैसे है, देखो उस तरीके से बनते हैं। मान लो कि मैंने x की वैल्यू लेस देन 0 लिया है, x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब अगर आप x की कोई भी वैल्यू 0 से छोटी लेकर आओगे, मान लो आपने लिया -1 तो मैंने x पे लिया -1 पुट करी, -1 * -+1। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अब इसकी बात आ रही है, देखो मॉडुलस फंक्शन कैसे बनता है ग्राफ में। मान लो x 0 है तो हम क्या करेंगे, इधर से ग्राफ आएगा 0 पे जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। मान लो यहीं पर अगर f(x) मेरा x - 1 होता तो क्या करेंगे, ये 0 ये 1, तो इधर से ग्राफ आएगा मेरा v शेप जाती है बेटा हमेशा। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन तो रहेगी सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन रेंज होगी पॉजिटिव रियल नंबर, या तो r+ लिख दो या आप लिख दो 0 से इंफिनिटी, वो आपकी चॉइस है। बट एक बात मैंने आपको पहले बताया कि इनफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। हमारी बात आ रही है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो जब हमारी f(x) की जो फॉर्म होगी वो इस टाइप से होगी,
ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अच्छा बेटा एक बात सुनो, जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है ये क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो ये वैसा आउटपुट क्या रहेगा, इंटीग्रल वैल्यू फेंकेगा। कहने का मतलब अगर मान लो किसी ने कह दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.2 तो वैल्यू आएगी 1, अपने से पीछे वाला इंटीजर फेंक देगा। अगर किसी ने कहा 1.7 तो फिर 7, किसी ने कह दिया 2.4 तो वैल्यू 2। अगर मान लो बात होती है माइनस की 0.5 तो इससे छोटे इंटीजर क्या होता है -1, कोई कहता है -7.3 तो -7 से छोटा इंटीजर क्या होगा -8। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा इसका जो ग्राफ होता है ना वो बड़ा अच्छा बनता है। देखो सीढ़ियां बनती है इसमें, स्टेप देखो 0 से 1, देखो 0 से 1 में आप कोई भी वैल्यू उठाओगे ना, 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू उठाओगे तो वैल्यू दे देगा तो 0। अच्छा ये था 0 1 2 3 4 5, अब 1 से 2 में उठाओगे तो वैल्यू मिलेगी 1 मेरे को, 1 से 2 में वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, 1 पे लगा दो होल। अब 2 से 3 में वैल्यू मिलेगी 2, 3 से 4 में वैल्यू मिलेगी 3 और 4 से 5 में वैल्यू मिलेगी 4। तो इस तरह से ये मेरा फंक्शन बनता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। सीढ़ियां बनती है इसमें और इसकी जो डोमेन होगी ना बेटा, डोमेन तो रहेगी सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या आएगी वो सेट ऑफ इंटीजर ही रहेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो आप अगर कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो, मान लो आपने क्या 0.8 तो वैल्यू 0, तो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा इसकी जो रेंज रहेगी वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही रहेगी। उसके बाद आता है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या फ्रैक्शनल फंक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट बोल दो बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो इसको कैसे नोट करते हैं, fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसको अगर ऐसे लिखना है तो फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे भी डिनोट कर लिया जाता होता है। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होगा ना जिगजैग की तरह होगा बेटा। देखो मान लो आपने 1 दिया f ऑफ 1 या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, तो देखो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपने वैल्यू ली 1.7 तो क्या होगा 1.7 माइनस 1.7, तो 1.7 माइनस 1 तो 1.7 में से बन गया 0.7। तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है ना कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती और ना ही 1 आ सकती है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 से 1 रहेगी। मान लो 0 1 2 3 4 5, देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा बेटा जीजे की शेप में। ठीक है, ज्यादा है तो आप इसको डायरेक्ट कर लो यहाँ से, यहां तक गया फिर डाउन आ गया, यहां तक गया डाउन आ गया, यहां तक गया डाउन आ गया, यहां तक गया डाउन आ गया। तो देखो इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन तो रहेगी पूरा पूरा रियल नंबर, लेकिन रेंज जो होगी वो होगी, ध्यान से इसको याद रखना, 0 से 1 पे ओपन आएगा, 0 पे क्लोज आएगा। कोई भी वैल्यू पुट अप करके देख लो फ्रैक्शनल पार्ट में, उसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं आएगी और 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन, उसके बाद हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, देखो सिग्नम फंक्शन की क्या खासियत रहेगी, fx, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में sgn भी लिख देते हैं, सिग्नम फंक्शन sgn ऑफ x। तो fx इक्वल टू, इसको लिखेंगे देखो मॉडुलस x अपॉन में x, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना, देखो जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो मॉडुलस मेरा माइनस x देता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस फंक्शन प्लस x देता है, और x की वैल्यू 0 तो वैल्यू 0। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x कर दिया, x माइनस 1 1 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब जो आप x की वैल्यू 0 से छोटी लाओगे तो मेरा फंक्शन किसको अटैच कर लेगा, सारे के सारे -1 को। जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लाओगे तो वो किसको अटैच कर लेगा, 1 को। और जब मेरी x की वैल्यू 0 लाओगे तो किसको अटैच कर लेगा, 0 को अटैच कर लेगा।
ठीक है, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। अब बेटा इसकी जो डोमेन होती है ना, देखो डोमेन क्या रहेगी सिग्नम फंक्शन की? डोमेन तो आगे सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी पुट करे जा रहे हो, लेकिन रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट रहेंगे, वो रहेंगे -1, 0 और 1। बट आगे भी चले सकते, ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होता है मेरा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को देखो मैं इसका ग्राफ बना के देता हूं आपको, देखो ध्यान से। देखो सिग्नम फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से, ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, अब देखो x एक्सिस y एक्सिस, ये तो हो गया ओरिजिन, ये हो गया -1। तो -1 से जब कुछ भी वैल्यू लेकर आ रहा होगा फंक्शन की, तो ये मेरा इधर जाएगा कि नहीं आएगा नेगेटिव पोर्शन पे सारा का सारा। और जब मैं +1 ले रहा हूं तो ये सारी की सारी वैल्यू इधर जा रही है। ठीक है ना, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। ये हो गया fx = 1 और ये fx = -1, fx = -1, fx = 1 और ये मेरा 0, ये मेरा x एक्सिस। बेटा अगर ढंग से देखो तो ऐसे जैसे कोई तलवार लेके खड़ा, ठीक है ना, जो उस तरह का शेप बनी है, इसको शेप को याद करके देखा बेटा, ये तलवार लेकर खड़ा, दोनों तरफ से देखो, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। उसके बाद बात आती है हमारी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा e⁻x से नोट किया जाता है और ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसकी जो रेंज रहेगी वो 0 से इंफिनिटी रहेगी और डोमेन क्या रहेगी? रियल नंबर। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम fx = e⁻x। ठीक है ना, और e⁻x से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, डोमेन क्या रहेगी इसकी? डोमेन इक्वल टू रहेगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज क्या रहेगी? 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी बेटा इसकी रेंज रहेगी। ठीक है ना, तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा ही है। ठीक है, वैसे तो देखो e⁻0 1, e⁻2 और बड़ा, तो इसी तरह से बेटा ये होता चलेगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ बना लेना बेटा इसका वैल्यू पुट अप करके। ठीक है, e⁻0 1। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारी बात आ जाती है क्या कहते हैं? पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कुछ नहीं था बेटा, देखो पावर फंक्शन में क्या करते हैं हम? पावर फंक्शन जैसे fx = पावर फंक्शन। मान लो fx कोई भी फंक्शन है, x² है, x³ है, तो इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का जो ग्राफ होगा बेटा y = x², या x² को ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। ये 4 टाइप्स का होता है बेटा, एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, एक बार राइट हैंडेड पैराबोला, एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, ये तो था टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक होता है रेसिप्रोकल फंक्शन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और 2 टाइप्स के फंक्शन हो रहे हैं वो और बता देता हूँ आपको। देखो ये था पावर फंक्शन। पावर फंक्शन तो ये होता है मेरा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या कहते हैं? पावर फंक्शन के बाद हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन। इसमें डिनोट करेंगे fx = 1/x और x ≠ 0। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसकी तो जो डोमेन है ना वो रियल नंबर, रेंज पॉजिटिव नंबर रहेगा इसका। ठीक है, डोमेन रियल नंबर, रेंज पॉजिटिव। अच्छा, fx में 1/x, x ≠ 0। ठीक है, तो ये होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। अब मान लो आपने कहा f(0), f(0) की वैल्यू इंफिनिटी को डिफाइन नहीं हो सकता, तो उसके बाद देखो डोमेन क्या रहेगी? r-0 और रेंज भी क्या रहेगी? r-0। देखो 1/x का ग्राफ बनाना चाहते हो बना लो। देखो x की वैल्यू 1 तो y 1, x की वैल्यू 2 तो y 1/2। बेटा डाउनवर्ड आता रहेगा ऐसे करके। ठीक है, और इस तरह से बेटा पूरा डाउनवर्ड, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4 और छोटा, और ऐसे करके बिल्कुल समूल हो जाएगा, यहां तक जाता रहेगा, ऐसे नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा और स्मॉल होता चलेगा बेटा ये। ठीक है, शेयर थोड़ी टेंशन आ रही है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन। अच्छा बेटा, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो 2 टाइप्स के फंक्शन हमारे पास रहते हैं वो एक तो इवन फंक्शन और एक है मेरे पास ओड फंक्शन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉर एग्जांपल कि मैथ्स क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो इसमें क्या है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मान लो f कोई भी फंक्शन है a to b, तो fx
f of minus x is equal to f of x, then for all x belongs to R, तो fx is an even फंक्शन। देखो कैसे, मान लो एग्जांपल मैंने fx की वैल्यू ले ली x स्क्वायर, आपने पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स किया तो यहाँ क्या होगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन गया f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स एक्स किसके इक्वल है, गिवन फंक्शन fx के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखो मेरे फंक्शन में जो मैंने माइनस एक्स पुट किया तो मेरे फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाती है देन फंक्शन इज कॉल्ड ओड फंक्शन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओड फंक्शन की। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फंक्शन इज कॉल्ड ओड फंक्शन। एग्जांपल देखो, मान लो एफ एक्स मैंने ले लिया एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस देखो रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका फंक्शन इज ओड फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओड फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर इसमें कोई कांस्टेंट भी ऐड कर दूंगा ना मैं या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें ओड कोई भी इवन कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फंक्शन ना तो इवन रहेगा और ना ही ओड रहेगा, देन फंक्शन इज कॉल्ड नाइदर इवन और नॉट ओड फंक्शन। तो ये थे बेटा मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब मैं चलता हूं इसकी एक्सरसाइज। बेटा चलिए एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से स्टेटमेंट क्या कह रही है। क्वेश्चन फर्स्ट, let n be the set of natural number, let n be the set of natural number। मैं सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, देखो सिंपल सॉल्यूशन बता दूं, स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। ठीक है, ये कह रहे हैं n is set of natural r की रिलेशन भी डिफाइन हो n such that r is equal to, देखो बेटा r एक रिलेशन है जो n से लेकर n तक गया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक, और r जो रिलेशन बनाकर दिया हुआ वो दिया हुआ x y such that y equal to 2x और x, y belongs to set of natural number। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r। सबसे पहले हमने बता दिया इसकी डोमेन कितनी है, कोडोमेन कितनी है और रेंज कितनी है। देखो व्हेन जब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 6 अप टू सोन ऐसे से चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर बात करता हूं देखो एरो डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो वो भी मैं बता सकता हूं आपको। देखो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें 1 2 3 4 अप टू सोन, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। तो जब मैंने x को 1 दिया तो y 2 से अटैच हो गया, x को मैंने 2 दिया तो ये 4 से अटैच हो गया, 3 दिया 3 दिया तो 6 से अटैच हो गया। ऐसे से करके 4 8 से अटैच हो जाएगा, अप टू सोन 5 10 से अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास जो r बनकर आया वो क्या आ गया 1 2 2 4 3 6 अप टू सोन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ये मेरा रिलेशन बन गया। अब डोमेन ऑफ r सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेंज कोडोमेन ऑफ r वो भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेंज ऑफ r देखो रेंज ऑफ r क्या इवन नेचुरल नंबर आ रहा है बेटा, देखो रेंज ऑफ r में आ रहा है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेंज में आ रही है इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। देखो क्लियरली r is a function, clearly given relation r, clearly given relation r is a
function because every element of set A bracket में n has unique image in set B ब्रैकेट में n। तो देखो मैंने कहा था कि अगर A सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलती है या A सेट का हर एक एलिमेंट B सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा तो उसको क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। तो इसका मतलब जो गिवन है मेरे पास रिलेशन वो इट इज आल्सो ए फंक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा उसमें देखें गिवन x के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 और y के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 और 12। ये कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ इन फंक्शन और नोट फ्रॉम x टू y। देखो f फंक्शन जा रहा है x टू y तक। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है r एक रिलेशन दे रखा है, वो ये पूछ रहा है 2 1 3 1 4 2। तो सिंस r is not a function because element of 1 has because set B has not contain element 1। देखो सेट बी के पास 1 एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जब 1 ही नहीं तो 1 से अटैच हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेट बी हैज नॉट कंटेन एलिमेंट 1। सेट बी डज नॉट कंटेन एलिमेंट 1। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में मेरे को आर रिलेशन दे रखा है 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ। तो इसका मतलब देखो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं ये पता करना है। देखो बेटा क्लियरली आर इज ए फंक्शन सिंस आर इज ए फंक्शन। Clearly R is a function because every element of set X has associated with या every element of set X has unique image in set Y। देखो इसका डायग्राम बनाना चाहो तो ये देखो बेटा, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट 2 4 6 8 10 12। तो बेटा देखो 1 एलिमेंट 2 से अटैच कर रखा है, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8। बेटा एक बात सुनो, इधर इस ए सेट का एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात बी सेट का एलिमेंट खाली रह जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये देखो हर एलिमेंट सेट एक्स के हर एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है सेट वाई की। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, फंक्शन बन गया बेटा मेरा। ठीक है, इसी के साथ थर्ड पार्ट आपको कर लेना, फोर्थ भी कर लेना बेटा। तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बताता हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना बेटा। देखो एक्स के अंदर दूसरा एलिमेंट है मेरे पास
y के अंदर वही एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है ना। तो अब डी पार्ट में जो मेरे पास पूछा गया है, देखो सॉल्यूशन ऑफ डी आर रिलेशन कहा जा रहा है एक्स से वाकर वाई पर। डी ऑप्शन में दे रखा है मेरे को आर एक रिलेशन 1 2 के साथ, 2 2 के साथ, 2 2 के साथ, 3 8 के साथ और 4 8 के साथ। अब देखो अगर आप बनाना चाहते हो तो ये देखो एक बार, ये 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12, देखो 1 की सेट ऐसे कर रहे हैं 2 से, 2 को 2 से, 3 को 8 से, 4 को आल्सो 8 से। तो बेटा यहाँ पर भी जो आर है ना वो फंक्शन बन रहा है तेरा, ठीक है। डी पार्ट जो वो भी फंक्शन है, देखो क्लियरली आर इज ए फंक्शन, क्लियरली आर इज ए फंक्शन, ठीक है। क्लियरली आर इज ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो आर इज ए फंक्शन। मैं इसका लास्ट पार्ट बना रहा हूं आपको, ठीक है। जी पार्ट में आपको दे रखा है, देखो ध्यान से, आर जो रिलेशन बनाकर दे रखा है वो दे रखा है 1 2 2 4 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10 3 8 4 10। देखो अगर डायग्राम से बनाना चाहो तो देखो 1 2 3 4 2 4 6 8 10 और 12, 1 को अटैच करके 2 से, 2 को 4 से, 2 को 6 से, 3 को 8 से, 4 को 10 से। तो क्लियरली R is not a function, R is not a function because element of set X 2 has not unique image, not unique image, ठीक है ना। क्योंकि दो जो है वो दो एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, 2 4 से और 2 6 हो रहा है। एक बाप के दो बेटे तो हो सकते हैं, लेकिन बेटे के दो बाप नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन मेरा है, सॉरी रिलेशन जो इट इज नॉट ए फंक्शन है। तो बेटा इसके साथ आपके दो क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन जो बाकी पार्ट रिमेनिंग से वो आपको खुद ट्राई करके देखने हैं, इसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।